विश्वरंग और वनमाली सृजन पीठ की ओर से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वनमाली सृजन पीठ भोपाल, वनमाली सृजन पीठ दिल्ली, वनमाली सृजन पीठ बिलासपुर और वनमाली सृजन पीठ खंडवा की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पुस्तक चर्चा में, इस लोकार्पण समारोह में। मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूँ उन 150 से अधिक वनमाली सृजन केंद्रों की ओर से भी जो पूरे देश में फैले हैं, जो गांवों तक और विकास खंडों तक स्थापित किए गए हैं और जिनका लक्ष्य पुस्तकों का प्रचार प्रसार करना है, लोगों तक किताबों को ले जाना है और पाठकों को साहित्य से जोड़ना है। मित्रों, वनमाली सृजन पीठ किताबों पर चर्चाएं आयोजित करती है, किताबों का प्रचार प्रसार करती है, पुस्तक यात्राएं आयोजित करती है और इस तरह पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है कि एक ओर तो साहित्य और साहित्यकार हमसे जुड़े और दूसरी ओर पाठक और पाठकों के परिवार हमसे जुड़े। तो इस वनमाली सृजन पीठ की ओर से आप सबका बहुत स्वागत। ये रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय से संबद्ध है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की इस पुस्तक चर्चा में मेरे साथ हमारे देश के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं श्री मुकेश वर्मा, जो कथा देश के संपादक हैं और प्रख्यात कथाकार हैं हमारे देश के, श्री महेंद्र गगन, जो बहुत अच्छे कवि हैं और जिनके 2 कविता संग्रह आ चुके हैं और बहुत ही विविध विषयों पर चर्चाएं उनकी देखने मिलती हैं। मेरे साथ हैं श्री संजय राठौर, जिनकी रिपोर्ट्स विश्वरंग की आप तक पहुंच रही हैं और जो वेब में भी और प्रिंट में भी उतना ही अच्छा लेखन करते हैं। मेरे साथ हैं श्री विनय उपाध्याय, जो उद्घोषक तो हैं ही लेकिन बहुत अच्छे कवि भी हैं और आज वो कविताएं कुछ हमें सुनाएंगे। मेरे साथ हैं युवा लेखक, युवा कथाकार कुणाल सिंह जी, जो बहुत ही अच्छे युवा लेखक के रूप में जाने जाते हैं और जिन्होंने कथा देश के संपादन का काम भी किया, और श्री अरुणेश शुक्ल, जो भारत के युवा आलोचकों की तरह हमारे बीच में उभरे। तो ये सभी हम लोग आपके साथ बातचीत करेंगे और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए या बातचीत करने के माध्यम के रूप में हमारे प्रवासी भारतीय मित्रों की कुछ किताबें हैं। इसके पहले कि हम उन किताबों की ओर चलें, आइए सुनते हैं किताबों की प्रशंसा में, किताबों की प्रतिष्ठा में एक गीत जो हमारे मित्र सरदार हाशमी ने लिखा था। उस गीत की कुछ पंक्ति। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें, बीते ज़मानों की, बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, दुनिया की, इंसानों की, दुनिया की, इंसानों की, दुनिया की, इंसानों की। किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें, आज की कल की, एक एक पल की, आज की कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, गमों की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, गमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें।
बहुत सुंदर गीत के बाद जो सफदर हाशमी का गीत था और जिसे पुस्तक यात्राओं में, स्कूलों में, महाविद्यालयों में कई बार गाया गया है, आइए अब हम उन किताबों की ओर चलते हैं जो देश विदेश से चलकर हमारे तक आई हैं और उन पर कुछ बातचीत शुरू करते हैं। दो ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें कनाडा से हमारे पास आई हैं। वो कनाडा में प्रवासी भारतीय जो हिंदी में लिखते हैं उनके संग्रह हैं। एक संग्रह उनका गद्य संग्रह है और एक संग्रह पद्य संग्रह है। और देखिए कि उनके नाम भी कितने सुंदर हैं। एक किताब का नाम है सपनों का आकाश और गद्य संग्रह का नाम है संभावनाओं की धरती। तो आइए पहले सपनों का आकाश का हम लोकार्पण कर लें और फिर थोड़ी बातचीत उस पर करेंगे। हम बहुत बधाई देते हैं सभी कनाडा के हमारे साहित्यकारों को और सपनों का आकाश और संभावनाओं की धरती के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इस अवसर पर मित्रों, मैं इस सपनों का आकाश नाम का जो काव्य संग्रह है उसके बारे में एक दो बातें आपसे करना चाहूँगा। पहली बात तो विश्व रंग की जो हमारी सहयोगी डॉक्टर शैलजा सक्सेना कनाडा में हैं, उन्होंने इसका संपादन किया है। इसके साथ सुमन कुमार घई भी उनके साथ हैं। इसके सह संपादक में आशा बर्मन और कृष्णा वर्मा हैं और ग्राफिक्स का पूरा काम पूनम चंद्रा ने किया है। ये बहुत ही सुंदर किताब जो एक अच्छे कवर के साथ हमारे सामने है, ये सपनों का आकाश नाम का पद्य संग्रह है। आइए देखते हैं कि इसकी भूमिका में शैलजा क्या लिखती हैं, जो इस पूरी किताब का परिप्रेक्ष्य सामने रख देता है। 1960 के आसपास भारत से यहाँ आए लोगों ने हिंदी साहित्य की नींव रखी। उनके सोचने और सन 1990-2000 के आसपास आए लोगों के सोचने और अनुभव संसार में बहुत अंतर है। ये एक ज़रूरी बात है कि जो बात हम वरिष्ठों और युवाओं के बीच में भारत के बारे में कहते हैं, लगभग वैसा ही कनाडा में भी सोचा जा रहा है। सन 60 में आए लोग भारतीय व्यक्ति को देखते ही लपकते हुए उसके पास जाते थे और आत्मीयता से मित्रता के अटूट बंधन में बन जाते थे। कम भारतीय लोग, कम भारतीय दुकानें, भारत की कम समझ। सन 2000 तक आते आते आंकड़े बदल गए, जैसा कि हमारे देश में भी हुआ। बहुत से भारतीय मूल के लोग, बहुत सी दुकानें और भारत की बहुत अच्छी समझ ने समाज की समझ को विस्तार दिया, तो मित्रों के चयन की सुविधा भी दी। बहुत सी संस्थाएं बनी और अनेक भारतीय भाषाओं और प्रदेशों के लोगों को अनेक मंच मिले। भारतीय कलाओं को प्रोत्साहन मिला तो हिंदी लेखकों की संख्या भी बढ़ी। सन 60 के दशक में भारत से बाहर आकर परिवार को पीछे छोड़ आने और उनसे लंबे समय तक न मिल पाने के दुख पर, भारत देश पर तब अनेक रचनाएं लिखी गई। अब उस प्रकार का भावावेग हमें कम देखने मिलता है। आज दूरसंचार तकनीक के विकास ने निःशुल्क फ़ोन से दुनिया भर में फैले परिवारों को आपस में मिला दिया है। इस क्रांति ने दूरी के दुख को बहुत कुछ मिटाया है। कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वाह। चेहरा देखते हुए बात करने की सुविधा के चलते 15 दिनों में पहुंचने वाले पत्र समाप्त प्राय हो गए। अब प्रवासी भारतीय लेखकों के विषय में बाबुल के देश के अलावा जीवन के अनेक आयामों पर भी अधिक भाव और विचार देखने को मिलते हैं। जो आलोचक प्रवासी हिंदी साहित्य को नॉस्टैल्जिया का साहित्य कहते आए हैं, वे भी आज के प्रवासी लेखकों की रचनाओं के विभिन्न विषयों को देखकर अपनी राय अवश्य बदलेंगे। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि प्रवासी साहित्य भी समय और अपनी स्थितियों के अनुरूप चलता रहा है। इस संकलन में 41 कवियों में कनाडा के वरिष्ठ पीढ़ी के कवि भी हैं और नई पीढ़ी की भी। इसमें बहुत कम ऐसे कवि हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय के स्तर पर हिंदी पढ़ी है, पर उनका हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ है। ये इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, मार्केटिंग, विज्ञान आदि शिक्षा की अनेक भिन्न पृष्ठभूमियों से होने पर भी उनका चिंतन हिंदी में चलता रहा है। इनके लेखन में कमियां हो सकती हैं, ये बहुत ही स्वाभाविक स्वीकार्य भी है, पर विश्वास मानिए कि निरंतर अपने को मांझ रहे हैं। शब्दों के बीच भावनाओं के गहरे रंग आंज रहे हैं। चिंतन की तलवार जीवन के युद्ध में भांज रहे हैं। ये कविता ही है। इनकी कविताएं परिष्कार की राह पर जाती,
एक सामूहिक शक्ति मार्च की तरह हैं, जो निश्चित ही अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी। तो मित्रों, मैं इस पद्य संग्रह के लिए इसके सारे कवियों को बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी के नाम इस समय लेना चाहता हूं। इनमें से कुछ आशा बर्मन, संदीप कुमार, विद्याभूषण धर, नरेंद्र गोवर, लता पांडे, दीपक राजदान, अखिल भंडारी और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें हैं, और उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि अब हम अगली किताब की तरफ बढ़ें जो कनाडा से हमारे बीच में है। ये दूसरी किताब जो है वो गद्य संग्रह है, और जैसा मैंने कहा कि इसका नाम है संभावनाओं की धरती। तो आइए इसका लोकार्पण करते हैं। संभावनाओं की धरती कनाडा के गद्य लेखकों की ओर से प्राप्त किया गया संग्रह। ये भी एक बहुत अच्छा संग्रह है और वहाँ के सभी प्रवासी भारतीयों को समेटता है। इसमें लगभग 21 लेखक शामिल हैं। मैं चाहूँगा कि मुकेश भाई से इसके बारे में थोड़ी बातचीत की जाए। तो ये कनाडा के हमारे मित्रों का गद्य संग्रह है और ये भी बहुत सुंदर किताब है। इसमें वहाँ के प्रवासी भारतीयों का गद्य, जिसमें व्यंग भी है, कहानियाँ भी हैं, संस्मरण भी हैं, वो सब शामिल है। ऐसा ही एक काम हमारे देश में कथा देश में, कथा मध्य प्रदेश में मुकेश वर्मा जी ने किया है। तो मैं चाहूँगा कि इस गद्य संग्रह के बारे में मुकेश जी कुछ बातें कहें, इसके महत्व के बारे में कुछ बातें बताएं। मुकेश ये धन्यवाद संतोष जी। ये महत्वपूर्ण प्रसंग बना हुआ है जहाँ पर हम अपने उन मित्रों की रचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ पा रहे हैं जो हमसे बहुत दूर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी रचना के माध्यम से हमसे जुड़े हैं। और जो मीलों की दूरियां हैं वो मुझे लगता है कि संतोष जी आपके प्रयास से आज वो समाप्त हो गई हैं जी। उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो संवेदनाएं हैं, वो इन किताबों के माध्यम से हम तक आई हैं और हमें महसूस ऐसा लगा, हमने ये महसूस किया कि जैसा वे सोचते हैं वैसा ही हम ही सोच रहे हैं। तो ये जो भारतीयता की जो एक आवाज़ है जो उनकी आत्माओं में बसी हुई है, वो हमारे पास तक आती है और हम उससे अभिभूत होते हैं। ये भारत के टुकड़े हैं जो हमको दोबारा मिल रहे हैं। और इसलिए इसमें संतोष जी हमारे एक मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, धर्मपाल महेंद्र जैन जी जी जी, वो पिछली बार आए भी थे। हाँ, वो आए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं और कनाडा में रहते हुए वो जिस तरह का व्यंग लिखते हैं वो अधिकतर व्यंग हमारे भारत के लोग नहीं लिख पा रहे हैं, अपने मित्रों से क्षमा याचना करते हुए, लेकिन वो बहुत सुंदर व्यंग लिखते हैं। एक उनका थोड़ा मैं पीस सुनाना चाहूँगा जी। वो लिखते हैं संस्कृति के आधुनिक संस्कार, ये विषय है उनका। इस लेख में वो लिखते हैं, जब से हमारी सरकार को मालूम हुआ था कि भारत में महादेव और बड़े बड़े ऋषि मुनि दिन रात की रोशनी में खुलेआम गांजा भांग चरस पीते पीते रातों रात स्वर्ग पहुंच गए, तो वह भी, यह सरकार भी गंजेड़ी हो गई। उसने सोचा अपनी प्रजा को खुशहाल बनाने और भीषण ठंड में सीधे स्वर्ग पहुंचाने का सीधा सरल उपाय है उनको मेरुआना की चीज़ें खाने पीने देना। सब नशा करो और खुश रहो। सरकार काम धंधे नहीं दिला सकी तो क्या, नशे में मगन रहने का हक तो दे ही सकती है। 3 ग्राम जेब में रखो और धड़ल्ले से घूमो फिरो। 30 ग्राम घर में रखो, पार्टी करो और जी लो अपनी जिंदगी। मनोरंजन के लिए नशा करना आपका अधिकार है। और व्यंग इस पे है जो आप पसंद करेंगे कि यहाँ नारकोटिक्स विभाग वाले इतने फालतू नहीं हैं कि मीडिया को सनसनीखेज माल देने के लिए अभिनेत्रियों से पूछताछ करते फिरें। तो ये इतना सुंदर व्यंग है जो देशों की सीमाओं को पार कर जाता है और हमारी दिल तक बड़े उससे छूता भी है। और मैं थोड़ा समय इसके लिए भी लूँगा संतोष जी, जो शैलजा जी ने जो एक आलेख लिखा है, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये बहुत ही सुंदर लेख है और ऐसे लेख मैंने पिछले 10 सालों में कबीर पर नहीं देखे। उन्होंने जिस तरह से कबीर को लिया हुआ है और कनाडा में रहते हुए भारत की भावभूमि को
और भारत के आधुनिक समय को उन्होंने जिस तरह से डिपिक्ट किया है वही बहुत बड़ी बात है। वो बोलती है, यह कबीर का सच है, उनका साहस है, लोगों में विचार शक्ति को वापस लौटा लाने का उनका प्रयास जो जीवन भर चला। और यही आज इस भारत की मांग है कि कबीर की जो विचार शक्ति है वो वापस भारत में आए। केवल भारत ही में नहीं, कनाडा में भी आए, अमेरिका में भी आए, संपूर्ण विश्व में आए। ये कबीर का कहना था और इसी बात को शैलजा बहुत सुंदर अर्थों से कबीर की बात को, उनकी वाणी को हम तक पहुंचाती हैं। मैं शैलजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस लेख के माध्यम से उन्होंने मुझे मंत्रमुग्ध किया और मैं लगभग सर उनका फ़ैन भी बना हूँ। तो मैं उनको अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। एक और लेखिका हैं हंसा दीप जी। वो उनके एक संग्रह की तो मैं आजकल सर समीक्षा भी कर रहा हूँ। अच्छा। मुझको ये काम दिया गया है हिंदी भवन ने। जी। तो ये उनकी जो काठ की हांडी है, काठ की हांडी उनकी बहुत सुंदर कहानी है और इतनी सर संवेदनशील कहानी है जिसमें कोरोना का एक मरीज जो है दूसरे मरीज को जिंदगी देता है और अपने लिए बदले में सुविधाओं को त्याग करते हुए मौत का आलिंगन करता है। ये वो त्याग की बात है जो कि भारत के लोग ही जानते हैं, पूरब के लोग जानते हैं और ये बात कनाडा को, पश्चिम जो भी पूरा पश्चिम है उसको समझना चाहिए। हंसा दीप उसको बहुत अच्छे से उसको समझाती है और वो अंतिम लाइन में कहकर अपनी बात खत्म करूँगा जी। उनकी कहानी की अंतिम लाइन है, अपनी मृत्यु वर्ण करने का सुख हर किसी को नहीं मिलता लेकिन रोजा को मिला था। काठ की हांडी स्वयं चूल्हे पर चढ़ गई ताकि आग बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्य है। क्या बात है। वाह वाह। तो मित्रों, ये संभावनाओं की धरती और सपनों के आकाश के सभी लेखकों को, कवियों को, कवियत्रियों को, लेखिकाओं को हम लोग बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। और कनाडा में जो इतना अच्छा काम हुआ है, मुझे शैलजा जी बता रही थी कि विश्वरंग के बहाने ये काम हो पाया और विश्वरंग का कम से कम एक लाभ ये हुआ है कि कनाडा के सारे लोग सामने आए हैं। ऐसा ही काम मुकेश जी दूसरे देशों में भी हो सकता है। यूएसए का संग्रह हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है और बहुत सारे छोटे देशों में भी ये काम हो रहा है। हम लोग पूरी मदद करेंगे, तो कोशिश करें कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। मैं बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। एक बार तालियां बजाकर हम उनका स्वागत करें। इसके बाद हम लोग दूसरी किताबों की ओर चलेंगे। तो मित्रों, कनाडा के इस किताबों के लोकार्पण के बाद अब हम लोग नीदरलैंड्स और सिंगापुर की तरफ चलते हैं। इसके पहले कि हम उन किताबों का लोकार्पण करें, मैं चाहूँगा कि हमारे मित्र महेंद्र गगन, जो खुद बहुत अच्छे कवि हैं और किताबों पर उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, तो वो कविता आपको सुनाएं। आइए महेंद्र जी। जी। कविता का शीर्षक है पुस्तक जन्मने का दर्द। पुस्तक जब पहुंचती है लोगों तक, तय कर चुकी होती है लंबी यात्रा। लेखक के शब्द शब्द रचने में, प्रकाशक के सजाने संवारने में प्रसव सी पीड़ा है। पुस्तक जब पहुंचती है लोगों तक, तय कर चुकी होती है लंबी यात्रा। लेखक के शब्द शब्द रचने में, प्रकाशक के सजाने संवारने में प्रसव सी पीड़ा है। प्रूफ पढ़ना भी पुस्तक में झाड़ू लगाने जैसा है। क्या बात है। जितनी बार बुहारा जाता है शब्दों को आंखों से, कोई न कोई धूल कण खटकने लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साफ सुथरे आंगन की तरह साफ सुथरी पुस्तक में कितनों का श्रम छुपा है, वे नहीं जानते जिन्होंने जाना नहीं पुस्तक जन्मने का दर्द। क्या बात। साफ सुथरे आंगन की तरह साफ सुथरी पुस्तक में कितनों का श्रम छुपा है, वे नहीं जानते जिन्होंने जाना नहीं पुस्तक जन्मने का दर्द। पुस्तकें बाजार में बिकती भले ही वस्तुओं की तरह हो, जन्मती तो वे बच्चों की तरह। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। धन्यवाद। बहुत बढ़िया महेंद्र जी। तो दो बहुत साफ सुथरी पुस्तकें मेरे सामने हैं। इनमें से एक नीदरलैंड से आई है और एक सिंगापुर से आई है। आइए पहले नीदरलैंड्स के हिंदी कवियों का काव्य संग्रह हम लोग लोकार्पित करते हैं। इसका नाम है खिलते हैं गुल यहाँ और ये नीदरलैंड्स के हिंदी प्रेमियों का काव्य संग्रह है। बहुत ही सुंदर प्रोडक्शन बहुत सुंदर।
प्रकाशित हुआ है और इन सब कवियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ। मेरे सामने इनकी तस्वीरें भी हैं। सुशांत जैन, मानसी सखदेव, ममता मिश्रा, हेम वत्स, अमित कुमार, नलिनी पाठक, रामा तक्षक, आशीष कपूर, शिवांगी शुक्ला, विश्वास दुबे, हर्षिता वाजपेयी, शिव मोहन सिंह, आलोक पांडे, आस्था दीक्षित, सुनंद शर्मा, प्रियंका सिंह, समृद्ध शर्मा, संतोष कुमार, सोनी वर्मा, इंद्रेश कुमार, शिवांतिका श्रीवास्तव, शिखा झा और डैनियल। इसमें बहुत सारी तरह की कविताएं हैं और बहुत अच्छी बात यह है कि इनमें से कई लोग विश्व रंग से पहले से ही जुड़े हुए हैं। रामा तक्षक तो हॉलैंड के कोऑर्डिनेटर हैं, डायरेक्टर हैं, हर्षिता वाजपेयी वहाँ पर हैं, आशीष कपूर आते रहे हैं, शिव मोहन सिंह प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, नलिनी पाठक जुड़ी हुई हैं। तो इस किताब का संपादन जिसने किया, हमारे युवा साथी, युवा लेखक कुणाल सिंह जी, मैं चाहूँगा वो इसके बारे में कुछ बातें कहें। कुणाल जी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विश्वरंग के विभिन्न सोपानों से, पड़ावों से गुजरते गुजरते आज हम ऐसे मंच पे आए हैं, उपस्थित हुए हैं, जहां विश्वरंग के अंतर्गत हिंदी का विश्व हमसे संबोधित है। विश्वरंग में जो उत्तर पद है रंग, वस्तुतः वो रंग है संस्कृति का रंग, साहित्य का रंग और कलाओं का रंग। और इस रंग की भाषा है हिंदी। हिंदी हमारे देश में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली जुबान ही नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रभाषा भी है। और इस हिंदी की राष्ट्रीयता, व्यापक राष्ट्रीयता में नीदरलैंड्स के कुछ कवि भी आज हमारे साथ यहाँ एक जिल्द में उपस्थित हैं। सरहदों के पार खिलते हैं गुल यहाँ। ये सरहद निश्चित रूप से देश की सरहद है और भाषा इस सरहद को धुंधली कर चुकी है। जैसा कि सर ने बताया, 38 कवियों की रचनाओं का इसमें समावेश है। एक कवि हैं सर डैनियल, उनकी ये गजल है, हिंदी भाषी, जन्मना हिंदी भाषी नहीं है, लेकिन हिंदी में बहुत बेहतरीन कविताएं इन्होंने लिखी हैं। एक मैं पढ़ना चाहूँगा। इससे पहले संपादक मंडल के बारे में बताऊं। जैसा कि सर ने कहा कि अधिकांश लोग हमारे विश्वरंग परिवार के सदस्य हैं और यह देखिए, ये हिंदी का ये विश्व है और ये विश्वरंग का ये व्यापक परिवार है, जिसके संपादक मंडल हैं नलिनी पाठक, विश्वास दुबे, शिव मोहन सिंह, डॉक्टर सोनी वर्मा, हर्षिता वाजपेयी और ममता मिश्र। डैनियल की जिस कविता का यहाँ संकलन है वो उसका शीर्षक है मांगाटू की औरतें। अपनी घास फूस से बनी झोपड़ियों से, अपना बोझ लेकर धूल भरी गलियों से मांगाटू की औरतें पहुंच रही हैं। नायलॉन साड़ी पहन के तन पर, सुनहरा साड़ी पहन के मन पर, क्या बात है। मांगाटू की औरतें पहुंच रही हैं। बहुत अच्छा। धरती सुनती है उनके पायलिया का गान। अच्छा, डैनियल लिख रहे हैं, धरती सुनती है उनके पायलिया का गान, बालों में फूलों का मजा लेता है आसमान। वाह, मांगाटू की रानी पहुंच रही है। वाह, अच्छा। एक साथ सिलाई सीखने आती हैं, उनकी मशीनें धक धक करती हैं। मशीन से दिल का कैसे उन्होंने किया है। उनकी मशीनें धक धक करती हैं। यह आवाज़ है आज़ादी की और गरीबी के खिलाफ लड़ाई की। यह आवाज़ है सशक्तिकरण की और माँ का प्यार और कहाँ की। यह आवाज़ पूरे संसार को सुनना चाहिए। वाह, हम कवियों को हमेशा के लिए समाज की सेवा करना चाहिए। क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये डैनियल मांगाटू की की कविता है। औरतें। और ऐसी कई इसमें गज़लें भी हैं, गीत भी हैं। कुछ जैसा कि अभी शैलजा जी को मैं उद्धृत करूंगा। प्रवासी भारतीय लेखन के बारे में हमारे मन में जो बात आती है, नॉस्टैल्जिक होना, बाबल तेरा देश, और उन्होंने कहा हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। प्रवासी साहित्य कहीं से आगे बढ़ चुका है। ये शैलजा जी ने रेखांकित किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। यह मैं उनको पुनः कोट करता हूँ और इस किताब को इसके उदाहरण के बरस देखा जाना चाहिए सर। जी जी, तो ये
मुझे उम्मीद है पाठकों को ये किताब पसंद आएगी। सरहदों के पार खेलते हैं। ये देखते हुए कुणाल, मुझे नीदरलैंड्स की फिल्म याद आई हाँ, जो बड़ी विश्व रंग में दिखाई गई थी, जी। और जिस तरह फूलों का संसार बिखरा जी, हुआ था देखा मैंने। और पूरा एक फ्लावर बेड दिखाया गया उस फिल्म में, तो ये किताब उस फ्लावर बेड की भी याद दिलाती है। जी जी। और उसके आवरण नीदरलैंड पे भी फोटो छपे हैं। का नारंगी नीदरलैंड कहा गया था, नारंगी रंग का नीदरलैंड है, तो ये कविताएं भी नारंगी रंग की याद दिलाती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी हमारे नीदरलैंड के कवियों को, और इस किताब के लिए बहुत बधाई। और मुकेश जी, जैसा मैंने कहा कि कनाडा का संग्रह आया, नीदरलैंड का संग्रह आया, वैसा ही एक संग्रह सिंगापुर से भी आया है। अच्छा, क्या और ये सारे विश्व रंग के खासियत हैं। तो सिंगापुर में नवरस के नाम से एक संग्रह आया है जिसमें 9 कवि और 9 रस हैं। तो इसको लोकार्पित करते हैं नवरस सिंगापुर से। और इसमें जो 9 कवि हैं वो चित्रा गुप्ता, संजय कुमार, शीतल जैन, आलोक मिश्रा, आराधना श्रीवास्तव, अमिलेश, श्रद्धा जैन, गौरव उपाध्याय और वंदना सिंह, ये 9 कवि हैं। इसका संपादन भी हमारे मित्र कुणाल सिंह ने किया था। मैं चाहूँगा कुणाल, आप इसके बारे में भी कुछ बातें कहें। सिंगापुर से नवरस। सिंगापुर से नवरस। काव्यशास्त्र में रस की जो परिकल्पना है वो 9 मानी गई हैं, और यह कविताई जिसे कहते हैं वो रसों का ही केमिस्ट्री है जिसे कहें। सिंगापुर के ये 9 रस शीर्षक किताब 9 कवियों द्वारा रचित है, और अपने प्रतिपाद्य के रूप में काव्यशास्त्रीय ढंग से ये रसों को अवलंबन बनाती है। इसका संपादन किया है चित्रा गुप्ता जी। कविताओं का चयन भी उनका है। सर जैसा कि बता चुके हैं 9 कवियों के नाम। संक्षेप में अब वही फिर से शैलजा सक्सेना की जिस बात का हवाला मैं दे रहा था उसी से जोड़ूंगा कि देखिए, प्रवासी भारतीय साहित्य किस कदर दैनिक चीज़ों से मुब्तला है, और हूबहू वैसी चीज़ें आ रही हैं। एक कवित्री है इसमें वंदना सिंह जी, उनकी कविता अपेक्षाकृत लंबी है, तो थोड़ा सा मैं एक अंश सुनाता हूँ मैं। कामकाजी महिला अपने शीर्षक से ही एक तरह से प्रस्थान देती है कविता। कामकाजी महिलाएं बसों में, टेम्पो में भागती हुई घड़ी की 2 सुइयों से होड़ करती हुई रोज हार जाती हैं। देरी का कारण नहीं समझा पाती हैं। होती है पीर तब, चुभता है तीर जब। अपने ही कहते हैं आपके तो मजे हैं, दोनों कमाते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं। उन्हें क्या बताएं कि जिंदगी के बैंक में समय का खाता है। उन्हें क्या बताएं कि जिंदगी के बैंक में समय का खाता है, जहां जमा कुछ नहीं, केवल खर्च हो रहे पलों का हिसाब रखा जाता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। काम करते करते अचानक हाथ रुक सा गया है, कागजों पर बार बार एक नन्हा चेहरा उभर आया है। भरी दोपहरी, थके पांव, स्कूल से घर आया है, ममता की छाँव बिन बियाबान सा घर पाया है। ठंडा भात, बेस्वाद दाल, कुछ खाकर कुछ फेंक आया है। दरवाजे पर टकटकी सी लगी है, बताने को उमड़ रही हैं कितनी ही बातें। बिना कसूर ही टीचर से आज डांट पड़ी है, पर अभी तो माँ के आने में बड़ी देर बड़ी है। कितनी शिकायतें, कितने मनोहार अनकही रह गए हैं। उसकी वह तोतली बातें, उसका वह पहला कदम चलना, कितने ही पल उसे छुए बिन ही गुजर गए हैं, पर समय कब किसी की प्रतीक्षा में रुका। माँ की आंखों का सोनापन पड़ बचपन अचानक बड़ा हो चुका है, पर कामकाजी महिला की इस मनोव्यथा को कौन समझ सका है। क्या बात। ये वंदना जी इसमें संगीत 9 कवियों में से एक हैं। यह किताब भी मैं अपेक्षा करूंगा कि पाठकों को पसंद आएगी। अपनी तरह की नई कॉन्सेप्ट लेकर ये आ रही है किताब, और पुरानी
रस की जो परंपरा है उसका ये नवीनीकरण एक तरह से करें, पुनर्नवा कर रही है उन चीज़ों को, ज़रूर इसे देखें। कुणाल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे देश में अब कोई रस की बात नहीं करता, रस की बात नहीं करता, जबकि हम चाहते हैं कि लोग रस की बात करें। और ये कितनी अच्छी बात है कि जब हम सिंगापुर से देखते हैं तो एक नवरस नाम की किताब आती है जो रस पर एक बार दोबारा चर्चा बीच में लाती है और अलग अलग रस की कविताएं उसमें अलग अलग रस हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत स्वागत योग्य है। कविता की इसी बात को, हाँ श्रद्धा जैन, आपने जो रस की बात कही जी, उसमें श्रद्धा जैन की एक कविता में पढ़ना चाहूँगा। हाँ, जरूर, जरूर। उसमें रस ही रस है सर। जी, बढ़िया। बहुत ही जी। सरस कविता है। जी, मूक संवाद, और भावना तक जाइएगा आप। हाँ जी जी तो उसमें ये है, मेरी आँखों से तेरी आँखों तक जी प्यार की जब हो गुपचुप बात, जी होंठ सिले हों आँखें नम हो, मौसम बजा रहा हो साज, दूर कहीं शहनाई बजे और बागों में खिल उठे गुलाब, स्पर्श तुम्हारा बजे तरंगबन, दूर कहीं जलती हो आग, वाह, एक दूजे को जाने हम सब, मूक हमारे हों संवाद। क्या बात है। वाह, अथाह रस का सागर है। श्रद्धा जी मध्य प्रदेश विदिशा से ही हैं। अरे हाँ, वाह, तो उन्हें जरूर। मेरा प्रणाम कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। जी जी, और कभी भारत आए तो विदिशा से फिर भोपाल भी आए। हाँ, तो सबका स्वागत है। और सिंगापुर के सभी कवियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस दो किताबों का जो लोकार्पण है उसकी समाप्ति हम भारत से आ रही एक कविता से करें। मैं अपने मित्र, हमारे कवि उद्घोषक विनय उपाध्याय से अनुरोध करूँगा कि वो श्री अरुण देव की एक कविता आपको पढ़ के सुनाएं, तो आपको ये मदा थोड़ा भारत की तरफ से भी देखने मिलेगा। आइए विनय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष चौबे जी। जब सिलसिला किताबों का है, उनकी शाया होने का है और उनकी बातों को बहुत दूर तक पहुंचाने का है, तब ये ज़रूरी है कि हम किताबों के पक्ष में ज़रूर कुछ बात कहें, कुछ सुने। और ऐसी ही कुछ आहटों के साथ अरुण देव अपनी कविता में उतरते हैं और उनकी कविता का शीर्षक बनता है किताबें। कुछ किताबें अंधेरे में चमकती है रास्ता देती हुई, कुछ किताबें अंधेरे में चमकती हैं रास्ता देती हुई, तो कुछ कड़ी धूप में कर देती हैं छां, कुछ एकांत की उदासी को भर देती हैं दोस्ती की उजास से, तो कुछ जगह देती हैं आंख खुली नींद से, जिसमें नहीं सुनाई पड़ता अपना ही रुदन। कुछ शोभा होती है ड्राइंग रूम की, कुछ शोभा होती है ड्राइंग रूम की, हर कोई एक नज़र उन्हें देखता है ऊपर ही ऊपर, पर मौन रह जाता है उनका अंतर्मन। कुछ नीरस होती हैं सूचनाओं से भरी हुई, कुछ नीरस होती हैं सूचनाओं से भरी हुई, जो न हंसती है न मुस्कुराती हैं, बस यूं ही खड़ी रहती हैं चुपचाप। गमगीन कर देने वाली किताबों का तो अजब है हाल, गमगीन कर देने वाली किताबों का तो अजब है हाल, उसके पाठक तो बस उसी की तलाश में रहते हैं, डूब जाते हैं दुख की नदी में, वैसे वह उनकी ही आंख का पानी बन जाती हैं। क्या बात है। कुछ तो इतनी सजी संवरी होती हैं कि बस ललचा जाता है जी, पर पुस्तक की आंखों से जब गुजरना होता है, शर्मिंदा होकर छुपा लेती हैं अपने को। कुछ किताबें गुजार देती हैं अपनी जिंदगी कुतुब खाने के किसी अंधेरे में, उन तक पहुंचना है, उन तक पहुंचता है कभी कभी कोई थक हार कर खोजते हुए उसी को जैसे। कुछ की कलई एक बार पढ़ते ही उतर जाती है, कुछ को बार बार पढ़ो तो भी छूट जाता है बहुत कुछ। कुछ किताबें काल को जीत लेती हैं, जन्म लेती हैं उनसे नई किताबें, किताबें नहीं चाहती कि उन्हें माना जाए अंतिम सत्य। क्या बात है। विनय, आपने कविता पढ़ी भी बहुत अच्छी। तो अंधेरे में आपकी आवाज़ चमकती है। कविता की जैसे किताबें चमकती हैं, आपकी आवाज़ भी चमकती है।
तो एक बहुत सुंदर कविता के पाठ के लिए विनय को बधाई। और अब मित्रों, हम लोग अपनी अंतिम प्रस्तुतियों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं 2 और किताबों की ओर। उनमें से एक अमेरिका से हमारे पास आई है और दूसरी ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका से जो किताब हमारे पास आई है वो विनीता तिवारी की किताब है। आइए पहले उसका लोकार्पण करते हैं। इसका नाम है दिल से दिल तक। तो ये विश्व रंग का तो पूरा मामला दिल से दिल तक ही है, और ये किताब विश्व रंग के लिए बहुत मौजू नज़र आती है। देखते हैं ये किताब विनीता तिवारी की, दिल से दिल तक। विनीता तिवारी अमेरिका में काम करती हैं और उनका जन्म राजस्थान में हुआ। उन्होंने बीएससी बीएड और कंप्यूटर में डिप्लोमा किया है। लेखन के अलावा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, नृत्य और चित्रकला में भी रुचि रखती हैं। हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार से जुड़ी हैं। वर्जीनिया, मैरीलैंड की कई संस्थाओं में कंट्रीब्यूशन करती हैं और अमेरिका के एंशियंट रिदम नामक नृत्य कंपनी में सहभागिता भी करती हैं। गज़लें वो सुर में स्वरबद्ध करके सुनाती हैं। तो मैं विनीता जी को बहुत बधाई देता हूँ। हमारे बीच बहुत अच्छे कवि महेंद्र गगन जी हैं। मैं चाहूँगा इस किताब के बारे में महेंद्र जी कुछ बातें कहें। धन्यवाद सर। आइए महेंद्र जी। विनीता जी की किताब दिल से दिल तक अपने शीर्षक को सार्थक करती सी लगती है, क्योंकि इनकी कविताएं इनके दिल से निकली हैं और सीधे हमारे दिल तक पहुंचती हैं। क्या बात है। मैं उदाहरण स्वरूप कुछ शेर, एक गीत और एक कविता इनकी सुनाता हूँ। कुछ पहला शेर है कि दिल से दिल तक का फलसफा अपना, दिल से दिल तक का फलसफा अपना, वाह दिल से दिल तक है रास्ते दिल के। क्या वाह, बात है, बहुत बढ़िया। अगला शेर है, ये जिंदगी इम्तिहान है तेरे लिए मेरे लिए। हाँ, ये जिंदगी इम्तिहान है तेरे लिए मेरे लिए, तय हर सफर का मकाम है तेरे लिए मेरे लिए। क्या वाह, बहुत अच्छे। और एक शेर और सुनाता हूँ। तू साथ है तो जिंदगी के माने हैं, तू साथ है तो जिंदगी के माने हैं, नहीं तो दर्द में लिपटे हुए फसाने हैं। और दिल से दिल तक चला न कोई यहाँ, चांद सूरज तलाशते हैं सभी। इस तरह एक गीत उनका है कि कितना दुख झेलेंगे हम तुम, कितना रोएंगे हम यार। इसका शीर्षक है लम्हों का संसार। कितना दुख झेलेंगे हम तुम, कितना रोएंगे हम यार, लम्हों को जो जीले लम्हों में, लम्हों का है संसार। कितना दुख झेलेंगे हम तुम, कितना रोएंगे हम यार, लम्हों को लम्हों में जीले, लम्हों का है संसार। दुनिया ने रोड़े अटकाए, पैदा की पग पग बाधाएं, दुनिया ने रोड़े अटकाए, पैदा की पग पग बाधाएं, फिर भी हम मिलने को आए, वो न आए क्यों एक बार। लम्हों को लम्हों में जी ले, लम्हों का है संसार। क्या कुछ अच्छी यादों में हिलडुल, उठ पाने को मंजिल, जुग बीते चलते चलते पर वही समय था संसार। लम्हों को लम्हों में जी ले, लम्हों का संसार। किस किस से फरियाद करें हम, किस किस से बांटें अपने गम, किस किस से फरियाद करें हम, किस किस से बांटें अपने गम, खुद ही खुद को ढूंढ रहे हैं मथुरा काशी हरिद्वार। क्या बात। लम्हों को भी जीने, लम्हों में लम्हों का संसार। और अंतिम पंक्तियां हैं कि चाहे जीतो चाहे हारो, क्यों ना दिल के पंख पसारो, जो निकल जाओ उस पार, लम्हों में लम्हों का जी ले, लम्हों का संसार। और अंत में एक कविता और सुना देता हूँ। जी, स्वागत। नई कहानी। एक सुबह थी जो गुजर गई, एक शाम नई अब आनी है। एक सुबह थी जो गुजर गई, एक शाम नई अब आनी है। इन पलकों के नीचे नीचे पलती एक
नई कहानी है। एक सुबह थी जो गुजर गई, एक शाम नई अब आनी है। इन पलकों के नीचे नीचे पलती एक नई कहानी है धरा नई, आकाश नया, मानवता का एहसास नया। मैं जिंदा हूँ और जीवन को जीने का उल्लास नया। है धरा नई, आकाश नया, मानवता का एहसास नया। मैं जिंदा हूँ और जीवन को जीने का उल्लास नया। मेरे सपनों को जमी नहीं, सूरज की चमक चुरानी है। मेरे सपनों को जमी नहीं, सूरज की चमक चुरानी है। इन पलकों के नीचे पलती एक नई कहानी है। बागों में नई बहारें हैं, चिड़ियों के पंख पसारे हैं। है मेल मिलन का दौर नया, उम्मीद के बहते धारे हैं। बागों में नई बहारें हैं, चिड़ियों के पंख पसारे हैं। है मेल मिलन दौर नया, उम्मीदों के बहते धारे हैं। मायूसी अब ना रही कहीं, नफरत का रीत पुरानी है। मायूसी अब ना रही कहीं, नफरत की रीत पुरानी है। इन पलकों के नीचे पलती एक नई कहानी है। इस तरह की कई कविताएं हैं जो से ये उम्मीद से भरती हैं और ये तो विश्वरंग को समर्पित है। और दिल से मायूसी दिल अब तक नहीं रही। दिल पे दिल तक पहुंचती हैं और विश्वरंग को समर्पित है, आपने ठीक कहा, क्योंकि मायूसी नहीं है इनमें और ये आशा की तरफ आपको ले जाती हैं। तो मैं विनीता तिवारी को बहुत बधाई देता हूँ इतने अच्छे संग्रह के लिए। एक आलोचक हमारे बीच में हैं और आपने अभी कुछ कविताएं बाहर की सुनी, विनीता तिवारी की कविताएं सुनी, उसके पहले नवरस की कविताएं सुनी, उसके पहले आपने कनाडा और नीदरलैंड्स की कविताएं सुनी। तो एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी ओर से इन कविताओं पर। तुरंत टिप्पणी। दरअसल सबको बधाई। एक तो ये है नवरस जो संग्रह है और जितनी कविताएं यहाँ पढ़ी गई हैं, जितना हम लोग इससे गुजरे, ये बताती हैं कि प्रवासी लेखक जो हमारे हैं जी जी, वो दरअसल कविता में बहुत ज़्यादा बौद्धिकता का शिकार अभी नहीं हुए हैं। क्या बात। और वो जीवन रस की वापसी मैंने कविता में कराते हैं। जी। वो जैसे डेनियल की कविता पढ़ी थी या वंदना सिंह की कविता पढ़ी, जी। तो वंदना सिंह की एक कविता में आपको कई रस मिलेंगे। वहाँ ममता भी है और तनाव भी है। ठीक, तो जिस कविता को हम लोग जानते हैं, जिसको हम जानते हैं कि कविता हमें सुकून देती है, कविता जो है हमको थोड़ा अपने उससे बाहर लाती है, जब बेहतर मनुष्य बनाती है, तो ये कविता हमको दरअसल जीवन की तरफ लौटाती है। क्या बात है। और इसलिए जो है अच्छी बात है। अरुणेश शुक्ल हमारे बहुत ही अच्छे और युवा आलोचक हैं, गद्य के बहुत अच्छे आलोचक हैं और कविता पर भी इतनी सुंदर टिप्पणी अभी करी। मित्रों, विश्वरंग 2019 एक ऐसा मील का पत्थर था जिसने बहुत सारे कीर्तिमान रचे, जिसकी ध्वनियाँ अभी तक पूरे विश्व में गूंज रही, जिसके चित्र सब जगह जा रहे हैं, जिसकी खबरें सब तरफ जा रही हैं। और 2020 तो अभी आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन 2019 अभी भी लोगों के दिमाग पे छाया हुआ है। तो हमने ये कोशिश की है कि विश्वरंग 2019 की सारी खबरों को समेटते हुए उसका एक गुलदस्ता सजाया जाए और खबरों में विश्वरंग 2019 के नाम से एक बहुत बड़ा संग्रह तैयार किया गया है, जिसमें उस समय की सारी खबरों को समेटा गया है और श्री महेंद्र गगन ने उस पर काम किया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और आइए उसका भी लोकार्पण हम लोग करते हैं। खबरों में विश्वरंग 2019 अब आपके बीच में है। इसमें राष्ट्रीय और स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सारी खबरों को स्थान देने, रफ्तों को स्थान देने की कोशिश की गई है। सोशल मीडिया पर भी जो खबरें चली वो भी इसमें हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे सभी विश्वरंग के सहयोगियों तक ये पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी और संजय जी की बड़ी मेहनत है। आपने बहुत मेहनत करी। इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही एग्जॉस्टिव खबरें और नेशनल और सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया की चित्र भी हैं। इस समय रिपोर्टिंग का बड़ा काम संजय राठौर देख रहे हैं, आप तक उनकी रिपोर्ट्स पहुंचती हैं और संजय ने पिछली बार भी खबरों का बड़ा काम किया था, मीडिया से इंटरेक्शन करते हैं। तो मैं चाहूँगा संजय कि आप ये बताएं कि विश्वरंग 2019 और 2020 में जो आपने रिपोर्टिंग करी उसमें क्या फ़र्क है और आज आपको क्या चुनौतियाँ देखने मिल रही हैं। धन्यवाद सर। और मैं ये कह दूं कि आपकी रिपोर्ट बहुत पसंद की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और विश्व रंग से जुड़ना मेरे लिए मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जैसा कि सर ने कहा 2019 में एक अलग ही समा था और हम पूरा उसको सबके सामने सबके साथ में मिलके कर पा रहे थे। हजारों लाखों लोग हम लोगों के साथ जुड़े थे। ऐतिहासिक विश्व हॉल में उसका आयोजन किया था पूरे भव्यता के साथ में। रविंद्र भवन में भी उसके कई आयोजन हुए और भारत भवन में भी उसके कई आयोजन हुए। और उस वक्त रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे थे तो तमाम हमारे पास में सुविधाएं थी, सारे लोग हम मिलके कर रहे थे। तो उस वक्त बहुत मतलब उतनी चुनौतियां नहीं थी। चुनौतियां तो उस वक्त भी थी क्योंकि जब भी हम कला, संस्कृति और साहित्य की रिपोर्टिंग करते हैं तो उसकी अपनी बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। और जितना उसमें जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं या जो भी वक्ताओं ने बोला है, जो साहित्यकारों ने बोला है, उसकी आत्मा को जीवित रखना पड़ता है हमारे छोटे से उसमें। तो उसको हमको लेना होता है और वो लोगों तक पहुंचाना पड़ता है ताकि वो दिल तक पहुंचे, वो कार्यक्रम भी पहुंचे रिपोर्टिंग के साथ साथ में। तो ये काम हमने उस वक्त किया। लेकिन जब विश्वरंग 2020 आया, विश्वरंग 2020, तो इसकी चुनौतियां तो बहुत ही बहुत अलग थी। और चूंकि हमने लगभग अप्रैल मई से ही पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए थे, जो कि सारे ऑनलाइन हो रहे थे, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हो रहे थे। और उस वक्त लॉकडाउन भी था, सभी जगह पे लॉकडाउन था और हम लोग अपने अपने घरों में कैद थे और वहाँ पे हमको कार्यक्रम से जुड़ना भी था। तो हमारी अपने अंदर एक अवसाद घर कर रहा था और उससे भी हमको उबरना था और लोगों को भी हमको उबारना था। तो ये काम, एक बड़ा काम विश्वरंग ने किया कि लोगों को उस अवसाद में नहीं जाने दिया और पूरे विश्व को जोड़ा। संगोष्ठियां आयोजित हुई और तमाम बाहर के देश भी उसमें शामिल हुए। और हमारे अपने भी केंद्र जो हैं, मतलब गांव से लेके जो कस्बों में हैं, छोटे छोटे शहरों में हैं, वो सारे लोग भी इसमें जुड़े, अपने ही घरों में वो जुड़े और तमाम कला, संस्कृति और इन सारी चीज़ों को उन्होंने आत्मसात किया। और मैं हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी देश जुड़े थे और उनके सारे रचनाकारों को विशेष रूप से बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत पूरी उत्साह के साथ में और रचनात्मकता के साथ में इसमें भागीदारी करी और पूरे उस कोरोना काल से सबको लड़ने में मदद करी। तो सोशल मीडिया का भी तो आप बड़ा उपयोग कर रहे हैं। जी सर। और ये है कि उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा उपयोग हुआ, चाहे वो हमारा व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या हम तमाम जितने वर्चुअल प्लेटफॉर्म थे सोशल मीडिया के, उनका हमने बहुत बड़ा उपयोग किया। और इसमें रिपोर्टिंग, क्योंकि वेब की रिपोर्टिंग में और हम जब अलग तरह से रिपोर्टिंग करते तो वेब की रिपोर्टिंग में हमको बहुत ध्यान रखना होता है कि हम छोटी सी चीज़ बात को भी बहुत गहराई तक हम लेके जाए और लोगों तक मतलब संक्षिप्त हो और गहरी भी। हाँ जी सर, बहुत संक्षिप्त हो। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उसकी आत्मा बहुत जरूरी है जो कि लोगों तक पहुंचे। और ये मेरे लिए बड़ी बात है कि इस कोरोना काल में मैंने अपने आप को अवसाद से बचाया और लोगों तक पहुंचा। और मुझे सैकड़ों सर पूरे दुनिया के जितने देश हमारे साथ जुड़े हैं, सभी जगह से बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आई हैं और उन्होंने न सिर्फ मेरा उत्साह बढ़ाया बल्कि एक रिपोर्टिंग करने के मुझे नए मायने भी सिखाए विश्वरंग ने। और जैसा कि कुणाल भाई और इन्होंने कहा कि मतलब तुमने एक नए मापदंड बना दिए हैं रिपोर्टिंग को लेकर के। कला, साहित्य और संस्कृति की जो रिपोर्टिंग होती है उसमें नई चीजें जोड़ी है। मैंने कहा मैं तो सिर्फ सीख रहा था और सीखते सीखते एक यात्रा इस विश्वरंग में तय कर रहा हूँ। और ये बहुत बढ़िया संजय जी, आप हम सब की ओर से रिपोर्टिंग की आपको बहुत बधाई। आपकी रिपोर्ट बहुत पसंद की जा रही है और आपने ये बात अच्छी कही कि रिपोर्ट संक्षिप्त भी होनी चाहिए और डीप भी होनी चाहिए और गहरी भी होनी चाहिए। तो ये संजय विश्व मित्र हो गए सर, इस तरह विश्व मित्र हो गए, ये अच्छी बात है। वाह, ये अच्छी बात है। की मात्रा उनको विश्व मित्र कहा जा सकता है। इस तरह की रिपोर्टिंग की बहुत ज़रूरत थी और विश्वरंग ने असल में संजय को ही नहीं, हम सबको बहुत कुछ सिखाया है। हमें टेक्नोलॉजी सिखाई है, हमें दुनिया से जुड़ना सिखाया है, दुनिया को बरतना सिखाया है और हम सब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये श्रेय आपको जाता है, स्वीकार करें आप। धन्यवाद मुकेश जी।
अब हम लोग अपनी अंतिम पुस्तक की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये पुस्तक ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास आई है। श्री हरिहर झा जो वैज्ञानिक रहे हैं और जो विज्ञान कविताएं भी लिखते हैं, हमारे विश्व रंग की गोष्ठियों में संगोष्ठियों में आते रहे हैं। श्री हरिहर झा की ये किताब है दुल्हन सी सजीली। तो आइए पहले इसका लोकार्पण करते हैं। और हरिहर झा को बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने इतनी सुंदर काव्य संग्रह तैयार किया है, काव्य संग्रह लिखा है। मैं चाहूँगा कि इसको हम लोग देखें, पढ़ें। हरिहर झा BARC में थे, वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर कार्य करते थे। 30 वर्ष पहले वो मेलबर्न आए, मौसम विभाग में वरिष्ठ सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए अब रिटायर हो चुके हैं। भीग गया मन, एगोनी चर्न्स माई हार्ट, फुसफुसाते वृक्ष कान में 3 कविता संग्रह निकल चुके हैं। बाउंड्रीज ऑफ द हार्ट, हिडन ट्रेजर, देशांतर, गुलदस्ता, बूमरैंग, नवगीत, वर्बल आर्ट्स, ऐसे 14 संग्रह उनके प्रकाशित हुए हैं। वो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ पोएट्स और 21वीं सदी के 131 श्रेष्ठ व्यंगकार की सूची में चयन हो चुके हैं, वहाँ से सम्मानित हो चुके हैं। उन्हें हिंदी भूषण सम्मान भी मिला है। तो मैं चाहूँगा कि विनय उपाध्याय जिन्होंने इस किताब का अध्ययन किया है वो इसके बारे में कुछ बातें कहें। विनय, स्वागत। जी, बशारत दे कोई तो आसमां से कि फिर कोई ताज़ा किताब आने को है। तो ये ताज़ा किताब फिर आई है और हम सबके हाथों में है। और हरिहर झा अपनी इस किताब में दुल्हन सी सजीली शीर्षक के साथ कई सारी कविताओं को संजोते हैं और वे इन कविताओं के माध्यम से इस आवाज़ को बहुत पुरजोर तरीके से हम सब तक पहुंचाते हैं कि कविता ही दरअसल वो एकमात्र एकांत है जिसमें हम हंस सकते हैं, रो सकते हैं, खुद से बात कर सकते हैं। इसलिए दरअसल कविता मन से मन की बात भी हुआ करती है और ऐसे ही अपने मन में पल रही, अपने मन में स्पंदित हो रही कुछ ऐसी आहटों को लेकर इस किताब में हरिहर झा उतरते हैं और शीर्षक देते हैं कि दुल्हन सी सजीली। तो दुल्हन सी सजीली जिंदगी की बहुत सारी छवियों को लेकर इस किताब में उतरते हैं। और इस किताब पर कुछ कहूँ उससे पहले मुझे शिव कुमार अर्चन के गीत की पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि यदि न घायल होगा अंतर, यदि न घायल होगा अंतर, मुरली बोलो क्या गाएगी। यदि न घायल होगा अंतर, मुरली बोलो क्या गाएगी, और शिला तराशी गई नहीं तो मूरत कैसे बन पाएगी। तो कुछ कसक होती है, कुछ बेचैनियाँ होती हैं और इन्हीं सब को लेकर एक कवि अपनी कविता में अपने ही मन की कुछ बातें साझा करता है। दरअसल इस कविता की पुस्तक को पाठकों को सौंपने से पहले अपनी भूमिका में जो हरिहर झा कहते हैं वो आवाज़ हम सब तक पहुंचना इन कविताओं के पक्ष में बहुत ज़रूरी मैं मानता हूं और उसमें से कुछ बातें आप सबसे साझा करना चाहता हूं। वे कहते हैं कि कविता क्या है। कविता क्या है? वह भावों को अभिव्यक्त करती है पर भावना में परिवर्तन भी लाती है। बहस में व्यक्ति जिद्दी हो जाता है, अहंकार उसे छोड़ता नहीं, पर कविता मस्तिष्क के अछूते भाग में प्रविष्ट कर सोचने को मजबूर करती है। कविता प्रथम पंक्ति से ही अभिव्यक्त होना चाहती है। आए जीवन में परिवर्तन और सुख की तलाश दार्शनिक मूल्यों की खोज करती है। तो न्यूटन जी, किरण जब नभ में छाई, काव्य में विज्ञान की छाया ढूंढ लेती है। पर कोई भी कभी सामाजिक मूल्यों से दूर नहीं हो सकता। इतने मैले वस्त्र, सम दुखियारे, संघर्ष से जिसको लगे न डर, नववर्ष में धरा सुसज्जित, मग्न हो तुम। इन कविताओं में वही सामाजिक मूल्यों की हम खोज करते हैं। जीवन के विविध आयामों को टटोलते हुए हास्य और व्यंग्य की कविताएं भी, जैसे चोरनी पक्की, हे राम, पहिए घूमते, सबका दिल दहलाऊंगी, डर कर क्यों भागे नेताजी, मायके में खुश रहना आदि शामिल हैं। कविता अपने भावों को व्यक्त करते हुए नए आयाम भी खोलती हैं। पड़ी साधना में कविता
योग साधना की मुश्किलों को बतलाते हुए आतंककारियों की दुनिया के दर्पण में चेहरा देख लेती हैं। दो अलग भावना की जुगलबंदी सामाजिक मूल्यों को चुनौती देने और नए मूल्य ढूंढने का साहस भी रखती है। सुखद, बड़ी मृग तृष्णा और क्यों सभी नाराज इनके उदाहरण हैं। कोरोना ने जीवन मूल्य बदल दिए हैं। हरिहर जी दरअसल कोरोना का जिक्र भी करते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक ऐसा संत्रास भोगने को न केवल हमारा मुल्क बल्कि पूरी कायनात ही दरअसल विवश थी, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन था कि कहीं न कहीं चल भी रहा था। कोरोना ने जीवन मूल्य हमारे बदल दिए हैं। रहा उल्टी मनुज की, भूत आए क्यों लघु रूप धरे, बन बैठा है क्यों मानव बम, कीड़ों नन्हों सा डरा करो, आदि मानव और लघु कीट के संघर्ष की टोह लेती कविताएं हैं। कवि भावनाओं को बिंब और प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, पर अंत में उन्हें भी व्यक्त करने के लिए शब्दों का सहारा लेता है। शायद इसीलिए शब्द को ब्रह्म कहा गया है। अतः बहुत कुछ लिखकर भी लिखना जैसे बाकी है, और इस असंतोष को अंततः हर किसी लेखक को सहना भी पड़ता है, और यही उसकी नियति भी है जो बार बार उसे फिर साहित्य की ओर लौटाती है, शब्द की ओर लौटाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनय, बहुत बढ़िया बातें आपने की। और मैं विनय की इस संक्षिप्त परिचय के बाद हरिहर झा साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जल्दी ही वो अपनी विज्ञान कविताएं भी लाएं और हमें उन्हें सुनने का मौका मिले। मित्रों, अब हम इस सत्र के अंत में आ गए हैं। आपने जैसा देखा कि हमने रस से लेकर सामाजिक विमर्श तक और यथार्थ तक बहुत सारी बातें इसमें की। मैं अपने सभी मित्रों को बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इतनी अच्छी चर्चा की। हमने कुछ खबरों के बारे में भी बातचीत की जो विश्व रंग 2019 को लेके थी, और ये सभी लेखक इसी तरह लिखते रहें, हिंदी भाषा के प्रचार में संलग्न रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। इस आह्वान के साथ मैं भी एक कविता पढ़कर इस सत्र को समाप्त करूँगा। जरूर। ये कविता हमारे लब्ध प्रतिष्ठ कवि कुंवर नारायण जी की है, और कुंवर नारायण की कविता का नाम है, और ये किताबों के ऊपर है। इसका नाम है नई किताबें। नई नई किताबें पहले तो दूर से देखती हैं, मुझे शर्माती हुई, फिर संकोच छोड़कर बैठ जाती हैं फैलकर मेरे सामने मेरी पढ़ने की मेज पर। उनसे पहला परिचय, स्पर्श, हाथ मिलाने जैसी रोमांचक एक शुरुआत। धीरे धीरे खुलती हैं वे, पृष्ठ दर पृष्ठ, घनिष्ठतर निकटता, कुछ से मित्रता, कुछ से गहरी मित्रता, कुछ अनायास ही छू लेती मेरे मन को, कुछ मेरे चिंतन का अंग बन जाती, कुछ पूरे परिवार की पसंद, ज़्यादातर ऐसी जिनसे कुछ न कुछ मिल जाता। फिर भी अपने लिए हमेशा खोजता रहता हूँ किताबों की इतनी बड़ी दुनिया में एक जीवन संगिनी, थोड़ी अल्हड़, चुलबुली, सुंदर, आत्मीय किताब जिसके सामने मैं भी खुल सकूं, एक किताब की तरह पन्ना पन्ना, और वो मुझे भी प्यार से मन लगाकर पढ़े। तो ये कुंवर नारायण जी की कविता थी और बहुत ही सुंदर कविता थी। इसके साथ ही हम इस सत्र को अब समाप्त करते हैं। हम सभी लेखकों, रचनाकारों को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक की कविताएं हमने सुनी, और अपने सभी पैनलिस्ट को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बार सबके लिए तालियां बजाएं। और हम इस सत्र की समाप्ति भी उसी गीत से करेंगे जिससे हमने उसकी शुरुआत की थी, किताबें करती हैं बातें। धपा धपा मामा पा, धपा धपा मामा रे 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 गा मा धा, रे 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 नी नी सा, रे 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 नी सा। किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में चिड़ियाँ चहचहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। परियों के किस्से सुन
सुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं।